हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड विथ यू। लाइफ में सब कुछ झक्कास चल रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो मैसेज कर दो, बता दो यार। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सर लकी नहीं आया बड़े टाइम से। हमने इंट्रोड्यूस किया था एक लकी का करेक्टर। अरे कोई नहीं, उसे बुला लेंगे हम पीजीबीपी की रिवीजन के लिए। आई थिंक कैपिटल गेन की भी बाकी है रिवीजन, तो कैपिटल गेन की रिवीजन के लिए बुलाएंगे हम, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है थोड़ा। और आपका जो है कैपिटल गेन जो है 10-15 मिनट में रिवाइज करवाएगा लकी आने वाली क्लासेस में। फिर देखते हैं पीजीबी के लिए बुलाना है नहीं बुलाना है, बट एटलीस्ट कैपिटल गेन करवा देते हैं। छोटा चैप्टर है और लकी मेरा स्टूडेंट है और वो आएगा तो धमाल मचाएगा, है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं अभी तक हम कहाँ कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करवा दी थी जो आपको रिवाइज़ करनी है। फिलहाल मैं आपको रिवाइज़ यहाँ से कराऊंगा दोबारा से। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये देखिए कहाँ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये रहा। क्लास चल रही थी, सिर्फ वीडियो पॉज किया था, मैं तो लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। इंग्लिश का कम्युनिकेशन के यूट्यूबर वीडियोस का मैंने स्टार्ट करा है डालना अभी। एवरी वीक वीडियोस आएंगे। साथ में एक गेम स्टार्ट करी है मैंने, स्टूडेंट्स मैसेज कर सकते हैं, उन्हें टारगेट दूंगा नेक्स्ट एक सब्जेक्ट पूरा करने का। जब कर लेंगे तो उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का टारगेट दूंगा। जो पहले पूरा सिलेबस कर लेगा वो जीत जाएगा, उसे प्राइज़ मिलेगा। तो ये भी एक मैंने स्कीम निकाल दी है, यूट्यूब पर वीडियो डाला है। बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं। ज़रूर शेयर करो यार दोस्तों के साथ, उन्हें बताओ क्लासेस के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो, वो तो फ्री है, उसके बारे में बता दो, बहुत है। क्लास ले ना ले अलग बात है, यूट्यूब पर बहुत चीज़ें फ्री आ रही है। आर्टिकलशिप गाइडेंस वगैरह इतने वीडियोस डाले हैं, सीए करियर काउंसलिंग के, कोई भी देख लेना अगर उसे, तो जो मैंने गाइडेंस दी वो आगे 10 लोग 20 लोगों को और दे सकता है। सेम बातें, इतना डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। लैंड की बात कर रहे थे हम, क्या हो गया, लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। नहीं, मूव कर सकते हैं, हाँ कई सारे एसेट बन गए हैं बिल्डिंग वगैरह जिसे मूव कर सकते हैं, ज्यों का त्यों वो मूवेबल बिल्डिंग होती है। बाहर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, बट अभी हम जो है इमूवेबल मानकर काम करेंगे। लैंड तो इमूवेबल है ही, लैंड को तो नहीं उठा कर लिया जा सकता कहीं और पे। इंडिया है और अलग अलग कंट्रीज़ हैं जुड़ी हुई है, उनका सबका अपना अपना लैंड है। तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। वैसे ये कैपिटल एसेट भी होता है। तो अगर आप किसी को फ्री में देते हैं, तो आप अगर फ्री में देंगे तो आपके लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी और सामने वाला आपकी कॉस्ट मान सकता है, कॉस्ट जो है एज्यूम कर सकता है। ऐसा बोला जाता है ना, कैपिटल गेन निकालते टाइम आपकी जो है कॉस्ट एज्यूम कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा गेम जो है इन्होंने बोला कि अगर 50,000 से ज़्यादा का फ्री में देते हैं, चाहे आप कंसेशनल रेट पर दें चाहे आप वैसे ही फ्री में दे दें 50,000 से ज़्यादा का, तो इस भाई की जो है पूरी पूरी वो है इनकम मानी जाएगी। फिर वो उसको अपनी कॉस्ट बना सकता है, क्योंकि इनकम मान ली गई तो उसकी कॉस्ट बन गई। आगे किसी को बेचेगा, बोलेगा भाई इस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, ये मेरी कॉस्ट है, इससे ऊपर पर अगर मैं बेचता हूँ तो मैं अपना कैपिटल गेन निकालूंगा फ्यूचर में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, वैसे और कुछ नहीं होती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है और कुछ नहीं होती है। यदि कोई कंसिडरेशन दिया गया है और उसका अमाउंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 से भी ज़्यादा है डिफरेंस, और साथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन का 105% से भी ज़्यादा है, दोनों ही सिनेरियो अगर मीट करेंगे तब जाकर जो सामान बेच रहा है, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन होगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, जो कैपिटल गेन के चैप्टर में हम कर चुके। और इस बंदे के लिए जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगा, जो भी इसने कंसिडरेशन दिया उसमें से माइनस करेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही प्रॉपर्टी की हमने मार्केट वैल्यू मान ली है। तो जितने पैसे दे दिए उसे माइनस कर लेगा, बाकी उसकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसको फ्री में बहुत कुछ मिल गया। तो ये सब हमने किया था, कि एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था। अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं करवाने वाला हूँ, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पीजीबीपी और कैपिटल गेन तीनों सब्जेक्ट से ताल्लुकात रखती है। यहाँ पर देखिएगा नोट दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी टेकन इफ सम कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट। ये भी जो है हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में किया था, कि अगर एग्रीमेंट से पहले आपने कोई कंसिडरेशन दे दिया है तो एग्रीमेंट डेट वाले दिन की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने वाली डेट होगी उसे छोड़कर एग्रीमेंट वाले डे की भी जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जा सकती है कंपैरिजन के लिए। अब ये जो सेक्शन पीजीबीपी का है, हमने पीजीबी में नहीं करा, वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। सेक्शन 43 CA,
सेक्शन 43 CA, लैंड बिल्डिंग अगर स्टॉक इन ट्रेड में है आपके तो वो आपका बिजनेस होगा। भाई अगर कोई बिल्डर है, बनाता है लैंड तो क्या बनाएगा, खरीदता है, बेचता है, उस पर बिल्डिंग बनाकर बेचता है, लैंड के साथ बिल्डिंग बेचता है, तो वो जो काम कर रहा है उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि हाँ आपकी पीजीबीपी इनकम होगी, हम मानते हैं, बट यदि आप पीजीबीपी में बिजनेस भी कर रहे हैं और आप स्टैम्प ड्यूटी के जो भी आप सेल कर रहे हैं अगर उससे हम 105% को मल्टीप्लाई करते हैं और आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेच देते हैं तो भी हम आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल्स मानेंगे। ये अन्याय इन्होंने कर दिया कि अब जो बिल्डर है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेच भी नहीं सकता, बेचेगा तो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को वो अपनी सेल्स मानेगा, ऐसा आपका एक्ट कहता है। और ये पीजीबीपी में चैप्टर में दे रखा था, मैंने आपको वहां नहीं कराया, यहाँ करा रहा हूँ, यहाँ पर करा रहा हूँ। गजब का प्रोविजन है सर, समझ ही नहीं आया, बहुत ही गजब का प्रोविजन है ये तो। हाँ जी यही प्रोविजन है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक बात है, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार देखो, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है, मान लेते हैं कि आपको एक प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़ और वो आपको फ्री में मिल गई। तो जिसने ट्रांसफ़र करा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफ़र किया, तो जो मिस्टर ए है, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए जो है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2 लाख रुपए में। अब ये जो है फ्री में दे देते हैं मिस्टर बी को प्रॉपर्टी, तो मिस्टर ए के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होएगा। ये कैपिटल गेन के सेक्शन 47 में लिखा है, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं। मिस्टर बी के लिए जो है वो ये इनकम मानी जाएगी क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की है, फ्री में मिल गई, तो 10 लाख रुपीज़ को ये अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे और इस पर टैक्स देंगे। सवाल ये आता है कि अगर मिस्टर बी इसे मिस्टर सी को आगे बेचते हैं तो वो अपनी कॉस्ट क्या बनाएंगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आना चाहिए। इवन इसका आंसर मुझे भी शायद नहीं पता होगा क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा, आएगा तो हम करेंगे। क्या ये अपनी कॉस्ट, ये 2 लाख बनाएगा प्रीवियस ओनर वाली, जो आपके कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखा है कि भाई प्रीवियस ओनर से मिल गया तो 2 लाख बना लेता हूँ, या ये अपनी कॉस्ट 10 लाख रुपए बनाएगा क्योंकि 10 लाख पर ये टैक्स दे चुका है, तो इसको हक होना चाहिए कि भाई अगर इस अमाउंट पर मैंने टैक्स दे दिया तो कल को मैं इससे ज़्यादा पर बेचूंगा तो 10 लाख को मैं अपनी कॉस्ट बनाऊं और ज़्यादा पर बेचने पर मैं अपना कैपिटल गेन निकालूं। क्या माना जाएगा इसमें? मैं आपके अपने हिसाब से बता देता हूँ। ये असेसी के लिए मेरे हिसाब से उसको 10 लाख का यहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए, 10 लाख वो अपनी कॉस्ट बना पाए, ऐसा होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो है कैपिटल गेन के चैप्टर में जब आएगा तो फिर आप मुझसे पूछेंगे सर फिर ये जो कैपिटल गेन है फिर तो उस चैप्टर में दे रखा था कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही हम आगे वाले की कॉस्ट बना लेते हैं, फिर तो वो प्रोविजन ही नहीं लगेगा, फिर वो प्रोविजन क्यों लिखा है? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मिस्टर ए है अगर अपने रिलेटिव को देंगे ये, तो रिलेटिव को अगर मिलेगा तो रिलेटिव को मिलेगा तब भी क्या होएगा, तब रिलेटिव के लिए टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल ही नहीं होएगा। और अगर वो टैक्सेबल नहीं होएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो फिर जो है प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही नए वाला ओनर मानेगा। बुक में जो दे रखा होगा हम वो करेंगे। अब ये पीजीपी का कॉन्सेप्ट आ गया कि लैंड बिल्डिंग है, स्टॉक इन ट्रेड में है, जो उसकी सेल वैल्यू है उससे अगर आप 5% अब भी कर लेते हैं तब भी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पड़ती है, तो उस सिनेरियो में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल मानेंगे। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप रजिस्ट्रेशन वाले दिन यानी बेचने वाले दिन, ये जिस दिन आपने बेचने का एग्रीमेंट किया था वो वाली भी ले सकते हैं अगर आपने उस एग्रीमेंट डेट से पहले कुछ ना कुछ पैसे दिए हुए थे या आपको मिले हुए थे, जैसा भी केस है। नोट कहता है इफ एनी एसेट इज परचेज एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर एन अमाउंट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पीजीपीपी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको सस्ता मिल जाता है, आपकी इनकम मान लेते हैं। अगर मूल एसेट है, पैसे मिल गए, इमोल प्रॉपर्टी मिल गई, 50,000 का डिफरेंस आ जाता है तो आपकी इनकम मानी जाती है पूरी की पूरी, 50,000 लेस कर नहीं, पूरी की पूरी। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लैंड बिल्डिंग तो डेफिनेटली, अगर आप सस्ता खरीदते हैं, लैंड बिल्डिंग आप सस्ता बेचते हैं तो क्या होएगा, सस्ता बेचेंगे तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल मानी जाएगी। पर यदि आप कोई भी एसेट सस्ता खरीद लेते हैं तो ये तो आपके बिजनेस का जन्मसिद्ध अधिकार है, हम रोक नहीं सकते आपको कि आप 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं। नहीं सर,
बिजनेस कर रहे हैं तो करिए रिकॉर्ड, क्योंकि जब आप बिजनेस से बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनकम रिकॉर्ड हो ही जानी है और इनकम टैक्स वालों को टैक्स मिल जाना है। सम अदर इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन कौन सी और हो सकती है इनकम? बहुत सारी कर ली, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कीमैन इंश्योरेंस और इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ कर लिया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शो, सब कुछ कर लिया हमने, बहुत चीज़ें कर ली है। शेयर प्रीमियम, क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है इशू करती है शेयर को प्रीमियम पर, या फिर क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर किसी फर्म या क्लोजली हेल्ड कंपनी को मिलते हैं, 50,000 का डिफरेंस होता है। और बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली, मोबाइल एसेट, गिफ्ट वगैरह आप देते हैं, तो सब कुछ कर लिया हमने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। और क्या क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है वो यहाँ लिख रखा है। डायरेक्टर की फीस, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन लैंड, क्योंकि अगर आपका खुद का लैंड है वो एग्जेम्प्ट होएगा, ये आप बिजनेस कर रहे होंगे, फॉरेन लैंड से आ रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अनलेस एंड अनटिल इट इज योर बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो माना जाएगा। रेंट फ्रॉम लैंड, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी से लैंड जुड़ा हुआ है उनसे रेंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सिर्फ लैंड से रेंट आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर ये आपका बिजनेस ही है तो फिर पीजीवीपी। सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं, एम्प्लॉय नहीं होते, इसीलिए अगर उनको सैलरी मिलेगी तो वो उनकी सैलरी इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। जो कैजुअल इनकम्स हैं जो कभी कभी होती है, हमेशा रेगुलर नहीं होती, बैटिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, लॉटरी, पजल एटसेट्रा, वो आपकी कैजुअल इनकम सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। यदि आपको रॉयल्टी से इनकम आ रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम आई है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर फाइंड आउट हो जाती है, आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया ना कि मेरी इनकम ये कौन से हेड से आई है, बट आपकी इनकम तो है, पता लग गया, तो वो आपकी अदर सोर्सेज का मान के टैक्सेबल कर देंगे और 60% जो होती है आपको पता है उस पर टैक्स लगता है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेथ हो गई और फैमिली को उसकी पेंशन मिलती है, तो फैमिली को मिलती है, तो फैमिली तो एम्प्लॉय थी नहीं, तो उनके लिए सैलरी में टैक्सेबल हो नहीं सकता, उनके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय टीचर फ्रॉम अदर देन एम्प्लॉयर, आप एक स्कूल में टीचर हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है कि अगर आप एग्जामिनर बनेंगे वहाँ पे, एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे अपने संडे को, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और आप वहाँ पे जॉब भी करते हैं, तब तो आपकी सैलरी इनकम है। बट यदि जैसे हमारे सीए के एग्जाम होते हैं तो कोई भी जो फ्रीलांसर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रैक्टिस में हैं, वो वहाँ पर एग्जामिनर बनकर जाते हैं। एक तरह से कई होते हैं जो जाते हैं और सुपरविजन करते हैं, कई होते हैं पेपर चेक करते हैं, तो वो उनका बिजनेस नहीं है, ना ही वो आईसीआई के एम्प्लॉई हैं, वो थोड़े टाइम के लिए कुछ असाइनमेंट करते हैं और वो एग्जामिनेशन फीस इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है। सिमिलरली ऑनोरेरियम होता है, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पे गेस्ट लेक्चरर बनकर जाना और बदले में थोड़े से आपको अमाउंट मिलती है, उसे ऑनोरेरियम बोलते हैं, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है। ये सब अगर आपने कर लिया तो आपका एक ब्रॉड माइंडसेट बन जाएगा कि कौन कौन से हेड में क्या क्या इनकम आती है। वैसे तो आपको सबको पता ही है पीजीवीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में क्या आता है, बाकी बचा हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आता है। सेक्शन 56 के बाद सेक्शन 57 जो है वो डिडक्शन का सेक्शन है, जो कहता है कि ये डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो 15,000 रुपये पूरे साल की, या जितनी फैमिली पेंशन रिसीव हुई है उसका 1/3 जो भी लोअर होगा उतना आप जो है डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। तो पहले तो अपनी इनकम बनाएंगे सेक्शन नंबर 56 में आप, और माइनस करेंगे सेक्शन 57 में डिडक्शन माइनस कर नेट दिखा सकते हैं, काम चल जाएगा। क्या है 15,000 या 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर। आपको 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख कहता हूँ 1.2 लाख मिले, तो 40,000 रुपये आएगा इसका 1/3, और 15,000, तो 15,000 आप माइनस कर सकते हैं और बाकी टैक्सेबल करेंगे। ये आपके एक्ट में लिखा है, और ये तो आपका सैलरी से थोड़ा थोड़ा ताल्लुकात रखता है। ये जो फैमिली पेंशन है, जहाँ भी वर्ड पेंशन आता है, कहीं ना कहीं जो है सैलरी से जो है ताल्लुकात रखता है। और सैलरी के चैप्टर में तो ऐसी भतीरी लिमिट है, बहुत सारी लिमिट है, इतने से ज़्यादा होगा तो ये, इतने से कम होगा तो ये, बहुत सारी लिमिट है, इसलिए वो एंड में करवा रहा हूँ। बाकी सब कुछ कर लिया, सैलरी का चैप्टर ढंग से नहीं हुआ है, थोड़ा अलाउंस परक्यूसेट के बारे में मालूम है, काम चल जाएगा, 5 ही नंबर का रिस्क रहेगा, बाकी सब कर लोगे। सैलरी में बहुत टाइम लगा दिया तो हो सकता है आपका ग्रेजुएशन में वहाँ से पूछा जाए, बट सीए के एग्जाम में 5 नंबर के लिए स्टेक है सैलरी चैप्टर का, और रट्टाफिकेशन बहुत है। एक्सपेंसेस जो आप करते हैं रिपेयर्स के, आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह देते हैं, आर अलाउड टू बी रिड्यूस फ्रॉम रेंटल इनकम बाय लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ओनली। अब जो प्लांट एंड मशीनरी आप ओकेजनली किसी को किराए पर देते हो, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है,
उस केस में जो आपका रेंटल आएगा उसमें से आप जो है रिपेयर वगैरह करवाना पड़ा आपको, तो ये खर्चा भी आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि अगर पीजीबीपी होता तो आप डेफिनेटली डेप्रिसिएशन माइनस करते। तो यदि आपने प्लांट एंड मशीनरी को दे दिया किसी को किराए पर, तो डेफिनेटली 1 साल अगर आपने उसको किराए पर दिया है और इनकम आ रही है और खर्चा बोलेंगे आप डेबिट नहीं कर सकते, तो काम नहीं चलेगा। प्लांट अगर लेट आउट किया है थोड़े टाइम के लिए, तो उससे आपने अपना बिजनेस तो नहीं करा, तो उसका डेप्रिसिएशन पीजीबी में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया उस प्लांट एंड मशीनरी को। इसीलिए आप यहाँ पर उसे माइनस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गिवन द प्लांट ऑन रेंट, तो खर्चा जो है आप यहाँ पर सेक्शन 57 में माइनस कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप माइनस करेंगे, ये तो खर्चा हो गया, और नेट को टैक्सेबल बनाएंगे। अदर एक्सपेंस इनकर टू अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग दैट पर्टिकुलर अदर सोर्सेज इनकम, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो नहीं है, रेवेन्यू इन नेचर है, तो उसे भी आप सेक्शन 57 में माइनस कर सकते हैं। सेक्शन 57 में दे रखा है डिडक्शन कौन सी अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं है वो यहां दे रखा है। तो आपके जो पर्सनल एक्सपेंस है, आप इंडिया के बाहर इंटरेस्ट देते हैं, टीडीएस नहीं काटते, पूरा डिसअलाउड है। वैसे भी नॉन रेजिडेंट को हमने पढ़ा था, बट वो पीजीपी में पढ़ा था कि आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, टीडीएस नहीं काटते, पूरा डिसअलाउ। यहां पर भी है, इंटरेस्ट पे करते हैं इंडिया के बाहर, टीडीएस नहीं काटते, डिडक्शन अलाउड नहीं है। सैलरी पेड, सर आप कहेंगे इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब आपने जो है कहीं से आपकी इनकम आती हो और आपको बाहर जो है पे करना होता हो, दोनों चीज़ें हैं, तो इन खर्चों को माइनस नहीं कर सकते। इनकम जो आएगी उस पर तो टैक्स लगेगा। सैलरी आउटसाइड इंडिया पे करते हो, टीडीएस नहीं काटते, वेल टैक्स हो गया, वो तो अबॉलिश हो चुका है। नो एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम्स, जो कैजुअल इनकम है उससे आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते एक्सपेंस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। एग्जेम्प्ट इनकम से कोई खर्चा माइनस नहीं होता, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम होती है, एग्जेम्प्ट है। दूसरा, कैजुअल इनकम जो होती है उससे कोई खर्चा माइनस नहीं होता, आंख बंद करके डायरेक्टली जो है आपको टैक्स लगाना होता है। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। नो एक्सपेंस डिडक्टेड फॉर अर्निंग इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेज इज अलाउड। देखिए दो चीजें हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पर बैटिंग लगाते हैं। रेस मूवी आपने देखी होगी, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, देखी होगी मूवी आपने। तो आप क्या करते हैं, जो घोड़े दौड़ रहे हैं उस पर बेट लगाते हैं, ये जीत गया तो मुझे डबल मिलेंगे, हार गए तो पैसे चले गए। वो बैटिंग होती है। ये जो है वो कैजुअल इनकम नहीं है, ये आपकी ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस का आपका बिजनेस है, इवन इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। आप वहाँ पे रेस करवाते हैं, आप घोड़ों को मेंटेन करते हैं, घोड़ों को चराते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, वो काम आप करते हैं। अगर बैटिंग नहीं लगाते या वो काम करते हैं तो उसके खर्चे आप माइनस कर सकते हैं। वो एक टाइप का बिजनेस है, दैट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। लास्ट टॉपिक आपका बच गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और वो है डिविडेंड इनकम। बात करेंगे डीम्ड डिविडेंड की कॉन्सेप्ट की, जिसका कुछ पोर्शन शायद मैं आपको कैपिटल गेन के साथ करवा चुका हूं। कुछ लिक्विडेशन के टाइम एसेट जाते हैं, वैसा मैंने कुछ आपको करवाया था कैपिटल गेन के चैप्टर में। ये जो सेक्शन 2 का क्लॉज 22 है, इसके कई सारे सब क्लॉजेज हैं। ये खुद ही क्लॉज है, मैंने आपको बताया सेक्शन 2 के ब्रैकेट में क्लॉज आता है, मैंने आपको करवाया। अब ये जो क्लॉज है इसके ब्रैकेट में जो है बहुत सारे सब क्लॉज हैं, ABCDE। ये ABCDE जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ऑलमोस्ट 90% आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 नंबर के लिए। ये जो 12 पेज हैं, इस 12 पेज में से 4 नंबर आने तय हैं, गारंटी। CA फाइनल में भी 4 नंबर का आएगा, IPCC में भी आएगा। 8 का आ सकता है, बट 4 तो गारंटी है। अगर 8 का आ गया तो आपका जैकपॉट लग गया कि सिर्फ 12 पेज पढ़े, 8 नंबर पक्के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी। समझ रहे ना? देयरफॉर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर PGP एंड कैपिटल गेन। और हाउस प्रॉपर्टी तो है ही, डेफिनेटली उससे एक क्वेश्चन आ सकता है। डीम डिविडेंड का मतलब है कि आप मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये डिविडेंड है। और जैसे डिविडेंड पर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है, वैसे ही डीम डिविडेंड पर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अपनी जेब से देना होगा। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? ये इसलिए करा क्योंकि अगर कंपनी जो है बहुत सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने बहुत सारे सैकड़ों शेयर होल्डर्स को, और सैकड़ों शेयर होल्डर अपनी इनकम में इंक्लूड कर गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो एक कंट्रोल नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास कि यार सच में उसने पे करा है, नहीं किया। सो गवर्नमेंट थॉट की एक इजी प्रोसेस ये है कि हम कंपनी पर चेक लगा दें कि भाई तुम अपनी जेब से जो है हमें 15% या कंसेशनल रेट पर जो है 30% की जगह पर 15% जो है शेयर होल्डर के ब्याह पर टैक्स दे दो, शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे।
उससे कंट्रोल लग गया कि जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी कितने भी शेयर होल्डर को डायरेक्टली उसको डीडीटी देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और उससे गवर्नमेंट के पास एक कंट्रोल रहेगा। क्योंकि कंपनियों का जो है ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होता ही है, और ऑडिटर भी ये चेक करेगा। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर डीम्ड टू बी डिविडेंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन ऑल द केसेस कंपनी विल हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हालांकि इसमें कोई चेंज आया होगा वो हम देख लेंगे, कोई चेंज आया होगा तो देख लेंगे। कहा गया है कि भैया देखो, आप डिविडेंड के बहाने, आप डिविडेंड नहीं देते, कंपनी कहती है कि हम डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, तो हम जो है ना किसी और बहाने अपने शेयर होल्डर को मनी ट्रांसफर करते हैं या शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए मनी ट्रांसफर करते हैं। तो आपके एक्ट ने बोला कि कंपनी के जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े होंगे, मान लेते हैं 10 लाख रुपए के हैं, और कंपनी ने जो है 12 लाख अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करा किसी और फॉर्म में, डिविडेंड के नाम पर नहीं। डिविडेंड के नाम पर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिविडेंड हो गया। डिविडेंड के अलावा किसी और तरीके से करने की कोशिश करिए, शेयर होल्डर को कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे हम यही मानेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक तो आपने चाहे किसी भी नाम से दिया हो, आपने डिविडेंड ही दिया है, उसको मान लेंगे, और आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप अलग अलग तरीकों से अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने मेंबर्स तक पहुंचाएं, शेयर होल्डर तक पहुंचाएं, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बच जाएं, तो वो नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब इसका जो सेक्शन 222A है, यहां लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर को एसेट देते हैं कंपनी के, तो अगर आप एसेट दे रहे हैं तो उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एसेट की, उसे हम डिविडेंड मानेंगे। और कहां तक मानेंगे? जितने कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है और फिर जनरली उसे शेयर होल्डर को कोई लोन दिया जा रहा है, एसेट दिया जा रहा है, तो ठीक है, फिर वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। पर अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं और आप किसी और नाम से एसेट दे रहे हैं, बोलेंगे मैं डिविडेंड दूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, एक काम करता हूँ एसेट देता हूँ, तो एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो माना जाएगा कि आपने शेयर होल्डर को दिया है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने अवेलेबल हैं, अगर वहां तक की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, एक शेयर होल्डर को सबको करी गई है, कैसा भी है, तो वहां तक माना जाएगा आपने ये डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट करा है, भले ही आपने नाम बदल दिया हो, एसेट दे दिया हो। क्योंकि डिविडेंड इसे मान लिया गया डीम डिविडेंड और कंपनी ने इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया, तो शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होगा, नॉट टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर। क्लॉज ए के बाद जो है क्लॉज भी कहता है, अलग अलग तरीके दे रखे हैं शेयर होल्डर को पैसे बांटने के। क्लॉज भी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर, ऐड कर लेना, टू शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, बोनस शेयर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, भैया नॉर्मल शेयर होल्डर को तो आप बोनस शेयर दे सकते हैं, एक बुक की एंट्री तो करनी है, वो डीम डिविडेंड नहीं होता बोनस शेयर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो। इफ यू हैव फ्री रिजर्व यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट इन द फॉर्म ऑफ क्या, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर देना, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट का मतलब एक तरह से फिक्स डिपॉजिट आप बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअली में जितना आप दे रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपका जो है डीम डिविडेंड माना जाएगा, बट अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम है तो ज़्यादा वाला पोर्शन जो आपने शेयर होल्डर को दिया वो आपका डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जितना प्रॉफिट है आप उतना ही तो डिविडेंड बांट सकते हैं, ये आपका एक्ट कहता है। उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट तक जो गया वो आपका डीम डिविडेंड था, उससे ज़्यादा जो गया वो डीम डिविडेंड नहीं था। और डीम डिविडेंड के पोर्शन पर आपको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, यही कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 222 क्लॉज सी में ये बात क्लियरली लिख दी है कि अगर लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है तो शेयर होल्डर के लिए क्या हो रहा है, शेयर का त्याग, वो शेयर पर राइट छोड़ रहा है और उसके बदले जो उसे पैसे मिल रहे हैं, तो कैपिटल गेन तो कैलकुलेट होगा, पर उसमें सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी ये दुविधा है, तो उसलिए यहाँ बोल दिया गया है। सीए फाइनल में जनरली आता है बट इंटरमीडिएट में भी आ सकता है, मेरे टाइम तो फाइनल में आया था, यही क्वेश्चन आया था फाइनल में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए जो भी कंपनी दे रही है लिक्विडेशन के टाइम, तो वहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो दिया जाएगा वो तो डिविडेंड माना जाएगा, जिस पर कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे चुकी होगी, तो वो शेयर होल्डर के लिए तो टैक्सेबल नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा का पैसा जो शेयर होल्डर को मिला है वो सेल कंसिडरेशन शेयर होल्डर की मानी जाएगी कि भैया एक्चुअली में जो है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया वो ये पोर्शन है,
और उस सेल कंसिडरेशन में से भी जो शेयर होल्डर की कॉस्ट होगी उन शेयर्स वगैरह की जब खरीदा होगा तो वो माइनस करने के बाद आपका कैपिटल गेन आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ए बी सी हो गया। अब डी की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स हो रहा है। कंपनी क्या कर रही है, शेयर कैपिटल ही रिड्यूस कर रही है, आपके शेयर पर राइट ही खत्म कर रही है जबरदस्ती और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एसेट्स। तो भैया जो है कैपिटल गेन माना जाएगा और सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो ऊपर लगा है, सेम कॉन्सेप्ट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो कंपनी ने दिया वो तो क्या हो गया, डिविडेंड दे दिया आपको, डीम डिविडेंड दे दिया। मान लिया जाएगा कंपनी ने डिविडेंड दिया है और उससे जो अतिरिक्त होगा वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा कि आपने जो है इतने अमाउंट पर अपने शेयर्स को बेचा, शेयर्स को ट्रांसफर किया या शेयर्स एक्सटिंग्विश हुए। ट्रांसफर की डेफिनेशन में दोनों ही आती हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन हमने करे, 4 पार्ट हमने करे, इसमें से पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। जनरली पूछ लिया जाता है। ए बी सी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है, तो याद रखो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो है वो आपका जो है डीम डिविडेंड माना जाएगा। और लिक्विडेशन के टाइम जब एक्सटिंग्विश हो रहे हैं राइट्स, उस केस में जो है कैपिटल गेन भी निकलेगा क्योंकि शेयर के राइट्स जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैपिटल गेन भी लगेगा। तो वो दोनों को आप रिलेट कर कर देखें, क्वेश्चन आएगा मैं कराऊंगा। आखिरी जो सेक्शन आ रहा है आज की क्लास का, सेक्शन 222 क्लॉज ई, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इसमें से पूछ लिया जाता है, हमेशा ही आ जाता है आईपीसीसी या फाइनल में। तो ये जो आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें 8 नंबर तक का आ जाता है कई बार। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी है या क्लोजली हेल्ड कंपनी है उन पर ये लगता है सेक्शन। और अगर प्राइवेट कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन दे रही है या एडवांस की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को पैसा दे रही है और ऐसे शेयर होल्डर को पैसा दे रही है जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, तो बोलने के लिए तो लोन दिया है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने डिविडेंड दिया है तो डेफिनेटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। बोल रहे हैं कि मैंने डिविडेंड नहीं दिया, मैंने लोन दिया है, कंपनी कह रही मैंने तो लोन दिया अपने शेयर होल्डर्स को, मैंने तो एडवांस दिया, बदले में वो चुकाएगा। चालाकी नहीं चलेगी सर। आप नाम बदल लेंगे, पैसा जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना आप निकाल लेंगे और शेयर होल्डर को लोन के बहाने देंगे जो कभी वो चुकाएगा भी नहीं और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा डिविडेंड पर। इसीलिए इस प्रोविजन को इंसर्ट किया है और कहा है कि अगर ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, यानी कि थोड़ा दमदार शेयर होल्डर है, या फिर आप किसी और बंदे को दे देते हो इस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए। अगर पहला पॉइंट डाल दिया कि शेयर होल्डर को नहीं दे सकते, तो आप किसी और उसके दोस्त को दोगे लोन एडवांस कि भैया पैसे ले ले, वापस तो लेने नहीं है, शेयर होल्डर का दोस्त है तो शेयर होल्डर को वापस ट्रांसफर कर दियो, गिफ्ट वगैरह कुछ भी दे दियो, उसके बेनिफिट के लिए पैसा खर्च कर लियो। ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, अगर हम उसे कुछ देते हैं लोन या एडवांस की फॉर्म में, या फिर हम किसी और पर्सन को देते हैं जो इसके बेनिफिट के लिए पैसा खर्च करने वाला है इस लोन एडवांस का जो हमने दिया है, या हम किसी और ऐसी कंसर्न को देते हैं जिसमें वो शेयर होल्डर या तो मेंबर है या पार्टनर है और उस पर्टिकुलर कंसर्न में उसका जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी या तो मैंने शेयर होल्डर को पैसा दिया जो 10% वाला शेयर होल्डर है, लोन की फॉर्म में दिया तो भी डिविडेंड माना जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। मैंने किसी और इंसान को दिया जो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए खर्च कर सकता है पैसे, ऐसे शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए जिसके पास 10% से ज़्यादा 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। अगर मेरा शेयर होल्डर जो 10% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डर है वो किसी और कंसर्न में पार्टनर है, मेंबर है, और उस कंसर्न में जो है 20% से ज़्यादा 20% या उससे ज़्यादा का मेंबर या पार्टनर है, नहीं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, और उस मैंने कंसर्न को भी अगर लोन दे दिया है तो भी वो मेरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। हालांकि इस केस में जो है कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा 30% का, और शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। इस बात का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है कि जनरली जो डिविडेंड मिलता है वो शेयर होल्डर को 10 लाख तक का डिविडेंड या डीम डिविडेंड मिलाकर, डिविडेंड और डीम डिविडेंड मिलाकर 10 लाख तक जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उससे ऊपर का टैक्सेबल होता है। एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया, सर ये वाला क्वेश्चन आया है 222E और ये मिलाकर 10 लाख से ऊपर का बन रहा है, क्या करेंगे? तो इसलिए बताया गया है जो 222E है वहां पर कंपनी को जो है वो पूरा 30% पर टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए शेयर होल्डर के लिए इनकम माना ही नहीं जाएगा, चाहे 10 लाख से ऊपर मिले 10 लाख से कम मिले कितना भी मिले, कंपनी से जो है पूरा वसूल कर लिया, इससे ज़्यादा तो है वो टैक्स लगता ही नहीं है।
तो कंपनी ने जो लोन दिया, एडवांस दिया, पूरा का पूरा 30% का टैक्स दे दिया, शेयर होल्डर के लिए पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही जो है डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, उससे ऊपर का दिया तो एक्चुअल का लोन मानेंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस है कि मान लेते हैं कोई बैंकिंग कंपनी है जो लोन ही देती है और आप उसके शेयर होल्डर भी हो, तो यदि आप उस बैंक से ही, जिसका काम ही लेन देन का है, जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें उसने एडवांस दिया है या लोन दिया है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप शेयर होल्डर हैं, कंपनी से कोई डीलिंग भी करते हैं और एडवांस जो है कंपनी ने आपको दिया है उस डीलिंग में, जो नॉर्मली बाकी लोगों को भी दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ये यहाँ पर बताया गया है, या तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और उसमें लोन एडवांस दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो काम ही है वो आपका जनरली, स्पेशली आपको दिया ऐसा नहीं है, सभी को दिया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसका सेक्शन 115O है, जो 15% वाला मैंने बताया, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ दे रखा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है डिविडेंड पर भी और डीम डिविडेंड पर भी, हाँ 222E को छोड़ के। यहाँ तो 30% लग गया ना, तो इसको छोड़ दिया, यहाँ तो पूरा लग गया, बाकी जगह पर लगता है। और शेयर होल्डर के लिए 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, इसमें 222E नहीं आएगा, लिख लेना आप, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, लिख लेना। रेट ऑफ डीडीटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 100 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है तो 100 में से आप 15% माइनस कर पे नहीं करेंगे, नहीं, 100 में से आप 15% माइनस करके नहीं पे करेंगे, वो कहेंगे ऐसी अमाउंट से आप 15% माइनस करो जिसको माइनस करने के बाद 100 रुपये आए और वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। मतलब शेयर होल्डर को अगर 100 रुपये का डिविडेंड देना है तो उन्हें तो 100 का ही मिलेगा। कंपनी जो है उसे रिवर्स कैलकुलेशन कर देखेगी कि मान लेते हैं हमने इतना जो है, हमने कितना हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसका 15% माइनस कर हमने बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ये कंपनी को उल्टा देखना पड़ेगा, x माइनस 15% ऑफ x 100 आए तो x कितना हो, x जो है 0.85 डिवाइड से करेंगे, x जो है 0.85 से डिवाइड करेंगे तो 117.647 आएगा, 117.647 जो भी है। अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो आएगा 17.64। इसे बोलते हैं ग्रॉसिंग अप। आपने 100 रुपये का डिविडेंड दिया तो 100 का 15% 15 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है गवर्नमेंट को पे करने के लिए कि भैया किस अमाउंट का 15% होने के बाद माइनस करने के बाद ये 100 रुपये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। शेयर होल्डर को 100 ही मिलेंगे, पर 117.647 का अगर 15% निकालेंगे तब जाकर जो है वो आएगा करीब आपका 15% माइनस करेंगे तो 17.647 आएगा, जो माइनस करने के बाद 100 रुपये आएगा। ठीक है ना सर, ऐसे आ गया। इसका शॉर्टकट मेथड ये भी है कि आपने डायरेक्टली ग्रॉसअप कर लिया और कहा कि भैया ये जो 17.64 मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैलकुलेट किया है, मतलब 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करे, 100 का 15% नहीं, ज़्यादा वाली अमाउंट का 15% जिसे माइनस कर 100 आया है, जो कि 17.64 बन रहा था, आपने इक्वेशन से देखा तो ये मेरा 100 रुपये का कितना बनेगा, जितना मैं एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसका कितना परसेंट बनेगा, तो उसका ये बन गया 17.64%। और उसमें अगर आप 12% का सरचार्ज जोड़ेंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो आएगा 20.56% सभी डिविडेंड के ऊपर। और सेक्शन 222E जो है उसकी जो रेट निकल कर आएगी कि अगर आपको डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देखना है कि कितना टैक्स बनता है, तो वो आपका आ गया 20.56%। और 222E का आ गया 30% प्लस 12% प्लस सरचार्ज 34.94%। आपको ये मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है उसका कितना परसेंट डीडीटी होता है, वो आपको निकाल कर बता दिया। ये होता है डीडीटी 20.56% सेस के साथ, सरचार्ज के साथ, और ये बिना सेस और सरचार्ज के साथ। 222E में जो 30% रेट है वो नॉर्मल रेट है, उसकी उसमें सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा तो 34.94% बनेगा। ये आपको बस सिर्फ ये 2% याद करनी है, पूरा मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।